में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के पास काफी जमीन जायदाद थी। जमींदार के बाद अमीरी में वो गांव में दूसरे नंबर पर आता था। मोहन के दो बेटे सुरेश और मदन थे। उसकी बीवी सुमित्रा बहुत ही समझदार थी, पर मोहन बहुत ही आलसी आदमी था। वो सारा काम नौकर चाकर पर छोड़कर आलसी जीवन जीने का आदी हो गया था और कभी भी अपने खेतों को देखने तक नहीं जाता था। सुनो जी, 9 बज गए हैं, अब उठ भी जाओ। पता है आपको कब से आप खेतों पर नहीं गए? एक बार कम से कम ये तो जाकर देख लो कि फसल कटाई का काम कैसा चल रहा है। हिसाब किताब तो कम से कम अपने आप कर लिया करो। सब कुछ नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो ठीक नहीं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, देख लूंगा। अभी तो दिन निकला ही है। और तुम क्यों चिंता करती हो? इतने सारे नौकर चाकर तो है ना। अब जाओ, मुझे सोने दो। बड़ा ही सुंदर सपना देख रहा था, तुमने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। हे भगवान, क्या करूं इस आलसी आदमी का। ये तो उठने ही नहीं वाले। सुरेश और मदन को ही खेत पर भेजना पड़ेगा। सुमित्रा सुरेश और मदन को जगाकर खेत की तरफ भेज देती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, पर मोहन बाबू का आलस था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दिन में भी खाट पर लेट जाते तो गहरी नींद आ जाती और खर्राटे मारने लगते। मोहन के आलसी होने की बात सारा गांव जानता था। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो उसे समझाते थे कि उसे आलस नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। अरे मोहन बाबू, आज सवेरे सवेरे किधर जा रहे हो? इतनी सुबह पहले कभी आपको नहीं देखा। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या बताऊं मंगल, तुम्हारी भाभी ने कई दिन से नाक में दम कर रखा है। रोज सवेरे आकर उठा देती है। आज तो मेरे सिर पे ही पानी डाल दिया। कहती है फसल कटाई का काम देखो, इसीलिए खेत पर ही जा रहा हूँ। मैं लौटते समय तुमसे मिलूंगा। अरे वो सब तो ठीक है मोहन भैया, पर हमने सुना है एक दिन भाभी ने आपको गोदाम पर भेजा तो आपको वहां पर भी गहरी नींद आ गई और कुछ चोर गोदाम में रखी अनाज की बोरियां उठाकर ले गए। जरा ध्यान से जाना भैया, कहीं आज भी आपको खेत पर नींद ना आ जाए। फिर तो हमें ही आपसे मिलने के लिए खेत पर आना होगा। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मोहन के नौकर बाजार जाकर फसल बेच आए और अब मोहन फिर से दिन भर घर में पड़ा रहता। वो ना तो खुद कभी खेतों पर जाता और ना ही अपने बच्चों को जाने को बोलता था। नौकर चाकर जितना हिसाब किताब बता जाते, वो उसी हिसाब किताब को जानकर खुश रहता था और कभी नौकरों से कोई बात नहीं पूछता था। एक दिन बैंक से कुछ लोग मोहन के घर आते हैं। हम लोग बैंक से आए हैं और तुम्हारे लिए बैंक की तरफ से एक नोटिस है। कौन सा नोटिस? कैसा नोटिस? देखो मोहन, तुम्हारा खेत और ये घर जिसमें तुम रहते हो, ये दोनों बैंक के पैसे से खरीदे गए हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे पिता ने किसी जमाने में बैंक से कर्जा लेकर खेत और मकान खरीदा था। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद बैंक ने कई बार तुम्हारे पास नोटिस भेजने की कोशिश की, मगर तुमने हमारे कभी भी किसी नोटिस का जवाब देना ठीक नहीं समझा। इस बात को 20 साल हो गए हैं और ब्याज बढ़ते बढ़ते 30 लाख हो गया है। या तो तुम बैंक का पैसा भरो या फिर हम तुम्हारे खेत और मकान का कब्जा कर लेंगे। इस बार तो हम तुम्हें केवल बताने के लिए आए हैं। अगर तुमने ये पैसा नहीं चुकाया तो अगली बार हम पुलिस को लेकर तुम्हारे घर और खेतों पर कब्जा करने आएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो आप अपने पति से पूछिए। हमने पहले भी इनको कई बार नोटिस भेजा था। सुमित्रा समझ चुकी थी कि मोहन के आलसीपन की वजह से उसने बैंक के नोटिस पर ध्यान नहीं दिया है। बैंक वालों के जाने के बाद वो मन ही मन बहुत दुखी हुई। सुमित्रा बीमार रहने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ गई और मोहन के बेटे भी काफी परेशान हो जाते हैं। मोहन गांव के जमींदार के पास जाता है और वहां से कोई मदद नहीं मिलती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। बैंक कर्मी मोहन के खेत और घर पर कब्जा कर लेते हैं। अब मोहन के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। मोहन को अपनी भूल समझ आ चुकी थी। मेरे बच्चों, मेरे आलस की वजह से आज हमारा घर और खेत छिन गया
मुझे इसका मरते दम तक पछतावा रहेगा। मैं कोशिश करता तो बैंक के पैसे पहले ही जमा कर सकता था, पर मैंने अपने आलस की वजह से सब कुछ बर्बाद कर लिया। मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा और दिन रात मेहनत करके तुम सबके लिए फिर से एक नया घर बनाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि देर से ही सही आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं और मदन पूरी मेहनत करेंगे। आप बस इस घर और माँ का ख्याल रखिए। अपनी बीमार पत्नी और बेटों की बात सुनकर मोहन की आंखें भर आती हैं और वो सबको गले से लगा लेता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। मोहन और सुरेश जंगल जाकर लकड़ियां काटते हैं और बाजार ले जाकर बेच देते हैं। इससे उनके घर का खर्चा चल जाता है। मोहन घर में रहकर ही अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगता है। एक दिन की बात है, मदन अपनी माँ की दवा लेने बाजार गया था, इसलिए सुरेश अकेला ही लकड़ी लेने जंगल चला जाता है। जंगल में पहुंचकर सुरेश अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखता है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। मोहन एक पेड़ के पास जाकर छिप जाता है और उस आवाज को सुनने लगता है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। आज अगर तुम में से किसी ने भी चूक की तो उसे कच्चा चबा जाऊंगा मैं। राजा को मारने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलने वाला। आज राजा अकेले ही शिकार करने आया है। अपने अपने हथियार तैयार कर लो। मैं आगे क्या करना है बताऊंगा। जी मालिक, इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप चिंता मत करो। अरे, ये लोग तो राजा को मारने की बात कर रहे हैं। मुझे जाकर उनकी जान बचानी होगी। सुरेश जंगल में राजा को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे राजा अपने घोड़े पर बैठा मिलता है। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी जान को खतरा है। मैंने अभी अभी कुछ लोगों को जंगल के दूसरे छोर पर बातें करते देखा। वो लोग आपके ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे। पर तुम अकेले इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, वो सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता। पहले यहाँ से आप कहीं सुरक्षित जगह पे चलिए। राजा सुरेश को लेकर अपने राज्य नरसिंहपुर ले जाता है और वहां पहुंचकर सुरेश राजा को सारी बात बताता है। महाराज, मैं कालीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं, पर उनके आलस की वजह से हमारा सब कुछ छिन गया। मैं अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था, जिन्हें बाजार लेकर बेचता हूँ। तुमने ये जो मेरे ऊपर एहसान किया है मेरी जान बचाकर, बताओ उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा देता हूँ और सोने चांदी के आभूषण दे देता हूँ। नहीं महाराज, मैं नहीं चाहता कि आपसे धन दौलत लेकर मैं और मेरा परिवार फिर से आलसी हो जाए। भगवान ने हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं की, पर आलस की वजह से हमने सब कुछ छिन गया। मैं अब मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हूँ नौजवान। क्या तुम अपने इन विचारों को मेरे राज्य की जनता तक पहुँचा सकते हो? जिस तरह तुम्हारे पिता के आलस की वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया, वैसे ही मेरे राज्य की जनता भी बहुत आलसी होती जा रही है। मेरा राज्य बहुत खुशहाल है। यहाँ किसी के पास धन की कोई कमी नहीं है, पर सब लोग आलसी होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास जितनी धन दौलत है वो कभी खत्म नहीं होगी। पर मैं जानता हूँ नौजवान, अगर उन लोगों ने आलस नहीं त्यागा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। और राज्य का राजा होने के नाते इस बात का दोष मेरे ऊपर ही लगाया जाएगा। कहने वाले कहेंगे कि एक नाकाम राजा की वजह से प्रजा बर्बाद हो गई। मैं ये अनर्थ होते नहीं देख सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे नौजवान? राजा की बात सुनकर सुरेश उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो राज्य में अलग अलग लोगों के पास जाता और उनसे बातचीत करता। उन्हें अपने पिता की सारी कहानी सुनाता कि किस तरह आलस की वजह से वो लोग गरीब हो गए। पर राज्य का एक भी नागरिक सुरेश की बात पर अमल नहीं कर रहा था और सब लोग आलसी जीवन जी रहे थे। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो सुरेश राजमहल के मुंशी के पास जाता है। मुंशी जी, आप इस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्ध और बुद्धिमान हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राज्य में जिस नदी के पानी से सिंचाई होती है और खेती का काम होता है, उस नदी में पहाड़ी से पत्थर गिरते जा रहे हैं, जिससे राज्य की तरफ आने वाली छोटी नहरों का पानी कम होता जा रहा है। अब राज्य के लोगों को समझाओ कि वो लोग इस तरफ ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में सारी नहरों में पानी खत्म हो जाएगा। फिर सिंचाई कैसे होगी? सुरेश बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं गांव वालों को पहले भी इस बारे में समझा चुका हूँ, पर वो लोग किसी की नहीं सुनते हैं।
सुरेश को मुंशी जी के पास भी अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिलता, तो वो राजा के पास जाता है और राजा से अनुमति लेकर महल में काम करने वाले कुछ मजदूरों को अपने साथ ले जाता है। रात के समय मजदूरों की मदद से बड़े बड़े पत्थर खेतों की तरफ आने वाली नहरों में डलवा देता है। पूरे एक हफ्ते तक सुरेश ऐसा ही करता है। नहर में बड़े बड़े पत्थरों की वजह से खेतों में पानी जाना बंद हो जाता है। गर्मी के मौसम में सभी के खेत सूखने लगते हैं, तो वो सब परेशान हो जाते हैं और मदद के लिए राजा के पास जाते हैं। महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज। हमारे खेतों को पानी नहीं मिलने की वजह से सारी फसल सूख गई है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। तुम लोगों को पहले भी कितनी बार समझाया गया कि आलस का त्याग करके पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के बारे में सोचो, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सुरेश ने भी तुम लोगों को आलसी जीवन त्यागने की सलाह दी, फिर भी तुम लोग नहीं माने। अब तुम्हारी मदद केवल सुरेश ही कर सकता है। जाकर उससे मिलो। सभी लोग सुरेश के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि आप आलस मत करो और नदी की देखभाल करो, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब नतीजा आपके सामने है। हमें अपनी भूल समझ आ गई बेटा, हमें माफ कर दो। इस गांव का हर व्यक्ति आज से और अभी से आलस का त्याग करता है। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम आज के बाद कभी आलस नहीं करेंगे। लोगों की बात सुनकर सुरेश को भरोसा हो जाता है और वो मजदूरों को लगाकर नहर के रास्ते से सारे पत्थर हटवा देता है। इस काम में लोग भी उसकी मदद करते हैं। कुछ दिन में सारे पत्थर हटने के बाद पानी खेतों में पहुंचने लगता है और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। सुरेश की बुद्धिमानी से राजा बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी की शादी सुरेश से कराने का फैसला लेता है। सुरेश अपने गांव लौटकर पिता को ये बात बताता है। कुछ ही दिन में सुरेश की शादी हो जाती है और अब मोहन और उसका परिवार एक बड़े घर में रहते हैं। वो अपनी पत्नी से कहता है, देखा सुमित्रा, मैंने राजा बनने का सपना देखा था। मैं भले ही राजा नहीं बन पाया, पर एक राजा का पिता तो तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।